हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, डायरेक्टर ऑफ दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से आपके बच्चों को आपके बच्चों के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर थ्रोट के बारे में। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा होता है कि साल में कई बार आपके बच्चों का गला खराब रहता है, बार बार बच्चे गले में दर्द की समस्या बताते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों को सोर थ्रोट हो रहा है। सोर थ्रोट को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस या सिंपली फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या होता है ये एक सिंपल सी कहनी चाहिए कि क्लिनिकल कंडीशन में है, जिसमें इन्फ्लामेशन या फिर जिसको बोलते हैं कि सूजन गले में। अब गले में क्या है, टॉन्सिल्स हैं या गले के पास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन होता कैसे है? सो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अब कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में खूब सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि स्टेप्टोकोकस बहुत कॉमन बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस भी करता है। इसका तो वायरसेस भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एंटीरोवायरस, एडिनोवायरस और EBV मतलब एप्स्टीन बार वायरस। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉज है कैंडिडा। कैंडिडा मतलब फंगस। फंगल इन्फेक्शन हमारे गले में बहुत कहना चाहिए कि होता तो रेयर है, लेकिन अगर होता है तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है और ऐसे बच्चों को समस्याएं लंबे समय तक होती रहती हैं और पकड़ में भी नहीं आती हैं ये समस्याएं। इसके बाद एक माइक्रोप्लाज्मा होता है, ये भी बहुत कॉमनली हमारे बच्चों में, इनफैक्ट बड़ों में भी गले का इन्फेक्शन करता है। सो फ्रेंड्स, अब आप ये पूछोगे होता कैसे है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की इम्यूनिटी जो रहती है वो वीक रहती है। तो जब भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं या क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं या घर में किसी को सर्दी खांसी हो रही है, तो बच्चे छींक रहे हैं या बच्चे खांस रहे हैं या इनफैक्ट बात करने पे भी क्या होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट्स पूरे वातावरण में फैलते हैं। और अगला बच्चा जो कि इम्यूनिटी से कमज़ोर है, तो ऐसे बच्चे जैसे ही इनहेल करते हैं या जैसे ही बच्चों ने सांस लिया, तो क्या होता है, ये सीधा जाके हमारे गले में ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जाके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन वहाँ पे करने लगते हैं। तो बच्चों में ये समस्या होने लग जाती है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा तो हम पहचाने कैसे, मतलब कि क्लिनिकल फीचर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको समझाने के लिए या इसको समझने के लिए बहुत आसान से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अगर बच्चे में सबसे पहला बच्चा बोल रहा है मेरा गला दुख रहा है, बच्चा एकदम अनमना सा हो रहा है, मलेज है बच्चे को फीवर हो रहा है, तो बच्चे में मान के चलो कि ये फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस समस्या होने वाली है। अब जो बड़े बच्चे हैं वो तो बता देते हैं मेरा गला दर्द हो रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 1 साल या 2 साल के आसपास के, उनमें क्या होता है कि बच्चे खाना खाना ही छोड़ देते हैं। अब बच्चे जब खाना नहीं खा रहा है तो मम्मी पापा को समझ नहीं आता कि क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टॉर्च लेना है। अगर देख सकें तो बच्चे के गले के आसपास देख लीजिए, अगर वहाँ पे लालपन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो मतलब कि बच्चे को गले का इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपसे नॉर्मल एक क्लिनिकल हिस्ट्री पूछते हैं बच्चे के बारे में। बच्चे को डॉक्टर जो रहते हैं टॉर्च से चेक करते हैं। जब टॉर्च से चेक करेंगे बच्चे का गला, तो उसमें रेडनेस मिलती है। कभी कभी बच्चे के गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें कहना चाहिए कि इनलार्जमेंट होता है, तो भी समझ में आ जाता है कि टॉन्सिलाइटिस है। इसके अलावा अगर वैसे तो इतने में ही हम लोग डायग्नोस करके और ट्रीटमेंट लिख देते हैं और बच्चे ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी अगर मान के चलो कि वहाँ पे पस ज़्यादा दिख रही है या मेम्ब्रेन दिख रही है, तो थ्रोट स्वैब कल्चर भेजा जाता है और उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ आने पे हमें आसानी से कौन सी एंटीबायोटिक देना ये पता चल जाता है। कभी कभी कैंडिडा या फंगस की ग्रोथ आती है तो हमें एंटी फंगल देने में आसानी रहती है। इसके अलावा एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है, जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कोरोना की किट से हम लोग पता चल जाता है कि इसको कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट इसकी भी आती है, जिसमें हम लोग जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होती है उसके एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करके बच्चे के इन्फेक्शन को ठीक कर देते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट बहुत आसान है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस है, ये बैक्टीरियल है, वायरल है और क्या हो रहा है, फंगस के कारण हो रहा है। तो वायरल में क्या करना है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का कोई यूज़ नहीं है वायरल इन्फेक्शन में। सिंपली आपको स्टीम देनी है, बच्चे जो हैं उनको गर्म खाना देना है, हल्का गुनगुना पानी देना है, और कभी कभी अगर फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए हम लोग फीवर की दवाई देते हैं। हल्के फुल्के अगर सर्दी के सिम्टम्स हैं या हल्की फुल्की खांसी हो रही है तो एंटीहिस्टामिनिक्स के ड्रॉप्स या सिरप्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चे के जो कोल्ड है उसमें फ़ायदा होता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर उसके जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं, या फिर हमने मान के चलो कि थ्रोट स्वैब में बैक्टीरिया
कोई भी मान चलो कि आ गया, तो उसकी जो कल्चर सेंसिटिविटी पैटर्न है तो उसके हिसाब से हम लोग बच्चे को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ बच्चों में ये समस्या बार बार होती है, तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है रिकरेंट सोर थ्रोट इन्फेक्शन। तो अगर रिकरेंट हो रहा है तब उसमें क्या करना चाहिए? तो प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिवेंशन मतलब कि हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को ओरोडेंटल हाइजीन जरूर सिखाएं। मतलब जैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, लगभग 2 या 3 साल से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं, तो सुबह तो बच्चे उठ के ब्रश करते ही करते हैं, लेकिन दांतों का साफ करना ये रात में भी बहुत जरूरी है। तो सोने के पहले बच्चों को ब्रश कराने की आदत जरूर डालें, और जितने जल्दी डालेंगे और जितने लंबे समय तक रहती है तो ये अच्छी बात है बच्चे की ओरोडेंटल हाइजीन को मेंटेन करना। इसके बाद बच्चों को स्टीम देने की आदत भी डालना चाहिए, क्योंकि दिन भर बच्चे धूल धुआं में या मान चलो पॉल्यूशन में खेल रहे हैं, तो स्टीम जाने से नाक की और गले की सिकाई हो जाती है। स्मोकी और डस्टी एरिया को अवॉइड करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कहने चाहिए कि पैरामीटर है, या आप मान सकते हो एक प्रिवेंटिव रोल है फ्लू वैक्सीन का। आपको फ्लू का वैक्सीन या फ्लू शॉट जिसको बोला जाता है, साल में एक बार अपने बच्चों को जरूर लगवाना चाहिए। तो जो हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं वो बच्चों की इम्यूनिटी वैसे ही उसको ठीक कर लेती है। इन केसेस में ना तो हमें बच्चों को एंटीबायोटिक देना पड़ता है और बच्चे अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं तो आपके डॉक्टर बच्चे को सजेस्ट करते होंगे कि टॉन्सिल्स हटा देना चाहिए, टॉन्सिलेक्टॉमी करना चाहिए। तो टॉन्सिलेक्टॉमी कब करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चे को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रही है, मतलब 1 साल में बच्चे को 5 से 6 बार के आसपास टॉन्सिल बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को टॉन्सिलेक्टोमी करना चाहिए। बच्चे को डिफ्थीरिया हो रहा है, या बच्चे को रिटेंशन सिस्ट हो गई है उसके आसपास, या फिर बच्चे को पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, मतलब बच्चे के गले के आसपास एब्सेस हो रही है, तो ऐसे बच्चों को जरूर से जरूर हमें टॉन्सिलेक्टोमी करानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड नमस्कार। अगर आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा हुआ तो आप डेफिनेटली कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।